CH-158 अनगिनत गुफा के गुलामों का हमला। शिट, अब तो ये लोग अपने साथियों को बुला रहे थे। कबीर ने पैनिक होकर सबसे कहा। इन गुफा के गुलामों की आवाज टनल के दोनों तरफ से सुनाई दे रही थी। रूही और रुद्र ने तुरंत अपनी लाइट स्पेल्स का इस्तेमाल करके आगे के रास्ते को रोशन कर दिया। तभी उन्होंने देखा कि इस टनल से कई और टनल्स जुड़े हुए थे जो अब तक काली वाइन्स के पीछे छिपे हुए थे। लेकिन गुफा के गुलाम जब काली वाइन्स को चीर कर बाहर आए तो उनके होने का पता चला। इन लोगों को अब समझ आ रहा था कि इस टनल में आकर उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। गुफा के गुलाम तो आते ही जा रहे थे और उन्होंने उन सब का रास्ता पूरी तरह से रोक लिया था। वो जोर जोर से अपने हाथ की उन हड्डियों को बजा रहे थे और चीख रहे थे। शिट, ऐसा लग रहा है कि हम उनके घर में घुस आए हैं। देखो, हमारे पीछे भी कई सारे टनल्स हैं, आर्यन चिल्लाया। उनके पीछे भी यही हो रहा था। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था कि टनल में दीवारें थी ही नहीं। काली वाइन्स के होने के कारण ऐसा लग रहा था कि दीवारें हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन दीवारों के पीछे वो गुफा के गुलाम छिपे हुए थे और उन सब पर हमला करने का इंतजार कर रहे थे। आर्यन सही कह रहा है, ये उन गुफा के गुलामों का घर ही है। रास्ते में जो हमें सफेद पत्थर मिले थे वो पत्थर नहीं बल्कि इंसानों की हड्डियां थी जिन्हें इन्होंने बुरी तरह से तोड़ा था, रुद्र ने कहा। रुद्र की बात सुनकर पूरी टीम की पीठ में झुरझुरी दौड़ गई। अगर वो लोग इन गुफा के गुलामों का सामना नहीं कर पाते तो उनका हाल भी उन इंसानों की तरह ही होता जिनकी टूटी हुई हड्डियां उन्हें रास्ते में मिली थी। वो गुफा के गुलाम बेहद चालाक थे। उन्होंने पूरी टीम को टनल के बहुत अंदर आने दिया ताकि वो उनका शिकार कर सके। जिनके पास भी फायर एलिमेंट है, वो लोग हमारे अगल बगल की वाइन्स को भी जला दें। पहले ही हम पर आगे पीछे से हमला हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि बाकी दोनों तरफ से भी हो। सब लोग आसपास ही रहो। हमें एक ही ग्रुप में रहकर इनका सामना करना होगा। अगर हम अलग हुए तो मारे जाएंगे। टीम में 3 लोगों के पास फायर एलिमेंट था। वो थे आरव, रूही और उर्वी। वो तीनों तुरंत अपनी प्राइमरी फायर स्पेल, फायर बर्स्ट बर्निंग बोन का इस्तेमाल करके टनल के दोनों साइड्स की काली वाइन्स को जलाने लगे। प्राइमरी रैंक की सेकंड लेवल स्पेल होने के कारण ये बहुत तेजी से उन काली वाइन्स को जला रही थी। जैसे ही ये काली वाइन्स जलकर राख हुई, उन्हें एहसास हुआ कि उनके करीब और टनल्स थे। उनके सामने और पीछे से हमला करने वाले गुफा के गुलाम डरावने तो थे, लेकिन अपने मैजिक की मदद से वो उन्हें रोक सकते थे। लेकिन अगर उन पर उनके पास वाले इन 2 टनल से हमला होता तो वो लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते। उनके पास वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। फिर उन्हें अपनी जान ही गंवानी पड़ती। जो लोग ग्रुप में हैं, वो जल्द से जल्द 2 नए टनल्स में मौजूद गुफा के गुलामों को रोकने की कोशिश करें और आगे पीछे वाले अपनी अपनी तरफ के गुफा के गुलामों से मुकाबला करें। एकांश जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे टनल में गूंज रही थी। सच कहा जाए तो आरव उसका रिएक्शन देखकर चौंक गया था। भले ही एकांश बहुत हेकड़ी दिखाता था, लेकिन मुसीबत के समय वो एक टीम लीडर की जिम्मेदारी निभाना भी जानता था। कुछ देर पहले उसने ही उनसे काली वाइन्स जलाने को कहा था। इससे साफ समझ में आ रहा था कि ऐसी मुसीबत के वक्त भी उसने अपना आपा नहीं खोया था, बल्कि बहुत समझदारी और सतर्कता से काम ले रहा था। एकांश ने एकदम सही कहा था। अब उनके लिए सबसे जरूरी उन नए टनल्स में मौजूद गुफा के गुलामों को खत्म करना था, ताकि वो टीम के करीब ना आ सके। मैजिशियंस और ऐसे डिमन बीस्ट में सबसे बड़ा अंतर शक्ति का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि मैजिशियंस बंद जगह पर मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर उन गुफा के गुलामों का हड्डी नुमा हथियार गलती से भी उन्हें घायल कर देता तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 वारों में वो ढेर हो जाते। उन्हें लड़ाई करने में परेशानी हो रही थी। सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी की अनाया नाम की लड़की बहुत ज्यादा खतरे में थी क्योंकि एक साथ 2 गुफा के गुलाम उस पर हमला कर रहे थे। जादुई शील्ड मेरी रक्षा करो। जैसे ही उसने देखा कि वो 2 गुफा के गुलाम उसे मारने वाले थे, उसने वक्त रहते अपनी मैजिक शील्ड एक्टिवेट कर ली। लेकिन वो गुफा के राक्षस इतने बेवकूफ नहीं थे जितना अनाया ने सोचा था। उसके सीने पर जो वार होने वाला था उससे तो वो बच गई, लेकिन उनमें से एक गुफा के गुलाम ने उसके पैर पर हमला कर दिया जहां उसकी जादू शील्ड भी नहीं थी। इसका मतलब उसके पास इस वार से बचने का और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वो हड्डी नुमा हथियार उसके दाहिने पैर से जाकर टकराया, पूरे टनल में हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, अनाया दर्द से चिल्लाई और इससे पहले वो पीछे हट पाती, उस गुफा के गुलाम ने एक बार फिर उसके पैर पर हमला कर दिया। 2 सेकंड पहले तक उसके पैर जो एकदम ठीक थे, अब उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। चारों तरफ खून फैला हुआ था। अनाया के घुटनों के नीचे वाले पैरों की हड्डियां बुरी तरह चकनाचूर हो गई थी। वो जैसे तैसे खुद को घसीटकर अपने टीम मेंबर्स के पास पहुंच गई। उसकी जगह अगर कोई और इंसान होता तो अब तक कब का बेहोश हो गया होता, लेकिन वो एक इंटरमीडिएट मैजिशियन थी, इसलिए वो आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी।
आइस स्प्रेड। जैसे ही टीम को एहसास हुआ कि अनाया के साथ क्या हुआ था, सबसे पहले समायरा ने रिएक्ट किया। समायरा ने अपनी आइस स्पेल का इस्तेमाल किया। कुछ ही पलों में जहां वो दो गुफा के गुलाम खड़े थे, वहां जमीन पर बर्फ की पतली परत जमने लगी और इसके तुरंत बाद ही उनकी आंखों पर भी ये परत जम गई थी। सिर्फ आइस स्प्रेड अनाया को नहीं बचाएगा, हमें जल्द ही कुछ और भी करना होगा। ललित तुरंत आगे बढ़ने लगा क्योंकि वो जानता था कि आइस स्प्रेड स्पेल को अपने शिकार को फ्रीज करने में थोड़ा समय लगता था। उसे डर था कि जब तक समायरा की आइस स्प्रेड स्पेल अपना असर दिखाए, तब तक वो दो गुफा के गुलाम अनाया की चटनी ना बना दे। लेकिन जैसे ही ललित अनाया के सामने पहुंचा, वो दो गुफा के गुलाम फ्रीज हो गए थे। 1 सेकंड से भी कम समय में उनके पैर बर्फ की एक परत में जम गए थे। पहले इस आइस स्प्रेड ने उनके पैरों की चमड़ी को फ्रीज किया और उसके बाद उनके खून को, इसलिए वो अब हिल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आइस स्प्रेड ने अभी अपना काम करना बंद नहीं किया था। आइस स्प्रेड उनके पूरे शरीर में फैल रही थी और उन्हें जमा रही थी। उनके शरीर का टेम्परेचर बहुत कम हो गया था। देखते ही देखते वो दोनों गुफा के गुलाम पूरी तरह से जम गए थे। वो बस अपने हाथ हिला पा रहे थे। ललित को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आमतौर पर आइस स्प्रेड स्पेल को अपना असर दिखाने में कम से कम 4 सेकंड्स तो लगते ही थे, लेकिन समायरा की आइस स्प्रेड स्पेल ने अपना काम महज 2 सेकंड के अंदर ही पूरा कर लिया था। इसकी रफ्तार बहुत तेज थी, यहाँ तक कि एक स्पिरिट ग्रेड स्पेल के मैजिक से भी ज्यादा थी। बचाओ मुझे, अनाया अब भी दर्द से चिल्ला रही थी। ललित उसके पास पहुंचा और अपनी प्राइमरी शेडो स्पेल की मदद से उसे मौत के मुंह से बाहर ले आया। मैं इसका ध्यान रखती हूँ। प्राची, जो टीम की हीलिंग मैजिशियन थी, टीम के ठीक बीचों बीच खड़ी थी। उसकी रक्षा करना उन सब के लिए बेहद जरूरी था। जब तक ललित ने अनाया को जमीन पर रखा, तब तक प्राची अपनी हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी थी। उसकी एक उंगली से दिव्य जादुई दवा की एक बूंद अनाया के घायल पैरों पर गिरी और पूरे पैर में फैलने लगी। ये धीरे धीरे उसके घावों के अंदर जाने लगी और जब उसके पूरे घाव इससे ढक गए, तब अनाया ने चिल्लाना बंद किया। मैं अभी सिर्फ तुम्हारा दर्द दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें हील करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, प्राची ने डरी हुई अनाया को शांत करते हुए कहा। अनाया ने अपने आंसू पोंछे। अगर समायरा और ललित ने उसे बचाने में एक पल भी देर की होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। तुम दूसरे लोगों की मदद कर लो, मैं अब पहले से ठीक हूँ। प्राची ने जो जादुई दवा अनाया को दी थी, उससे उसका दर्द लगभग गायब ही हो गया था। अनाया, क्या तुम ठीक हो? निखिल ने परेशान होकर पूछा। वो अभी अपनी लाइटिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रहा था। मैं बस मरते मरते बची। वो तो समय रहते समायरा ने मुझे बचा लिया, वरना आज पता नहीं मेरा क्या होता। अनाया ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। वो जानती थी कि अभी ये सारी बातें करने का सही समय नहीं था। उन्हें नई टनल में मौजूद गुफा के गुलामों को जल्द से जल्द खत्म करना था, वरना बाकी सबकी हालत भी अनाया जैसी या उससे भी ज्यादा बुरी हो सकती थी। टीम के सबसे आगे कबीर का पथरीला राक्षस था, लेकिन वो उन गुफा के गुलामों के हमले झेलते झेलते बुरी तरह से घायल हो गया था। कबीर, अपने समन बीस्ट को जल्दी उसकी दुनिया में वापस भेजो, रुद्र ने कहा। कबीर ने तुरंत अपने घायल पथरीले राक्षस को उसकी दुनिया में वापस भेज दिया। उसी वक्त उसे वोटर एलिमेंट का स्ट्रांग ऑरा महसूस हुआ। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि रुद्र अपनी इंटरमीडिएट वोटर स्पेल का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अचानक किसी ने कोई बांध खोल दिया हो और टनल में पानी भर गया था। इस पानी की लहरें बहुत ऊंची थी और टीम के पास मौजूद सारे के सारे गुफा के गुलाम इसकी चपेट में आ गए थे। रुद्र के इस वाटर इंटरमीडिएट स्पेल ने तुरंत अपना कमाल कर दिया था। उसके सामने सबसे ज्यादा गुफा के गुलाम आ रहे थे और इस स्पेल ने उन्हें आने से रोक दिया था। अब मेरी बारी, रूही चिल्लाई और अपनी फायर इंटरमीडिएट स्पेल का इस्तेमाल करने लगी। कई सारे गुफा के गुलाम अभी इंटरमीडिएट वोटर स्पेल से रिकवर होने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी रूही ने उन पर अपनी फेयर फिस्ट स्पेल से हमला कर दिया। इसकी फ्लेम से पूरा टनल रोशन हो गया था। जो गुफा के गुलाम समय रहते इससे नहीं बच पाए, वो दर्द के मारे बुरी तरह से चीख रहे थे और कुछ ही पलों में जलकर राख हो गए थे। फेयरफिस्ट ने अपने एक ही हमले से कई सारे गुफा के गुलामों का काम तमाम कर दिया था। वो गुफा के गुलाम अजीब तरीके से चीख रहे थे। वो इंटरमीडिएट स्पेल से तो डरे हुए थे, लेकिन फिर भी बिना झिझक उन पर हमला कर रहे थे। देखा जाए तो वो अपनी जान देकर अपने साथियों के लिए रास्ता साफ कर रहे थे। टीम की इंटरमीडिएट स्पेल्स बहुत ताकतवर थी, लेकिन इतनी नहीं कि उन सारे गुफा के गुलामों को रोक सके। वो गुफा के गुलाम उनके पास आते ही जा रहे थे और उनकी गिनती कम ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक गुफा के गुलाम को मारते थे तो वहां 4 नए गुफा के गुलाम आते थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उन सबसे कैसे छुटकारा पाएं। उन पर जल्दी जल्दी हमला करो, सबको मार दो। हम उन्हें और पास नहीं आने दे सकते, वरना ये हमें यहीं दफन देंगे।
एकांश जोर से चिल्लाया। कोई भी अपना मैजिक बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। सब लगातार अपने स्पेल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। फायर बस्ट, अर्थ वेव, लाइटनिंग स्ट्राइक, ब्रिलियंट लाइट, सारी स्पेल्स उस अंधेरी टनल को बार बार अलग अलग लाइट से रोशन कर रही थी। इसके साथ धमाके, आइस स्प्रेड्स, वाइन वाइब्स का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा था। इंटरमीडिएट स्पेल्स का इस्तेमाल करने के लिए 49 टॉस को जोड़ने की जरूरत होती थी और इसमें पूरे फोकस की जरूरत भी होती थी, इसलिए उन हमलों की रफ्तार कम हो गई थी। अगर उनमें थोड़ी सी भी चूक होती तो वो गुफा के गुलाम उनकी चटनी बना देते और उनका मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। वो गुफा के गुलाम उन्हें उनकी इंटरमीडिएट स्पेल्स पूरी नहीं करने देते, इसलिए उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत थी, क्योंकि इंटरमीडिएट स्पेल्स का इस्तेमाल करने में 4 से 6 सेकंड्स लगते थे और इतने वक्त में तो वो गुफा के गुलाम मार मार कर उनकी जान ले लेते। किस्मत से उनकी टीम में 17 लोग थे और वो लोग बारी बारी से अपने इंटरमीडिएट स्पेल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स प्राइमरी स्पेल से हमला कर रहे थे ताकि गुफा के गुलाम उन पर हमला ना कर पाए, और इस बीच कुछ लोग अपनी इंटरमीडिएट स्पेल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। उन सब ने मिलकर गुफा के गुलामों को 20 मीटर दूर कर दिया था। उनके लिए ये गुफा के गुलाम प्रैक्टिस टारगेट की तरह थे। जब तक उनके पास हमला करने की एनर्जी थी, तब तक वो गुफा के गुलाम उनके पास नहीं आ सकते थे। अब उन्हें सिर्फ उन नई टनल्स से खतरा था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि इन टनल्स में कितने गुफा के गुलाम थे। संभल कर, प्राची चिल्लाई जब उसने नेवान के बगल में कुछ अजीब देखा। नेवान ने तुरंत मुड़कर देखा और अपने विंड ट्रैक का इस्तेमाल करके दूसरी जगह पर चला गया। एक बहुत बड़ा गुफा का गुलाम उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी प्राची ने उसे सतर्क करके बचा लिया। डैम इट, ये बीस्ट तो आते ही जा रहे हैं, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? नेवान थोड़ी सुरक्षित जगह पर गया और बाकी के टनल्स को देखकर बोला। वहां साइड के 3 टनल्स थे, जिनमें से 2 टनल्स में अब गुफा के गुलाम आना बंद हो गए थे, जिसका मतलब था कि उसके अंदर की ये बीस्ट खत्म हो गए थे। लेकिन तीसरे टनल में से लगभग 10 गुफा के गुलाम बाहर आ चुके थे। टीम के कुछ लोगों को तो अपने डिफेंसिव इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ा था और प्राची अपना हीलिंग मैजिक लगातार इस्तेमाल करती जा रही थी। आरव, मेरे साथ उस टनल में चलो, समायरा ने उस बड़े टनल की तरफ इशारा करते हुए कहा। आरव ने जवाब दिया। वहां जाना जरूरी है क्या? आरव उस बड़े टनल के अंदर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसमें कितने गुफा के गुलाम थे। वो नहीं चाहता था कि वो अंदर जाए लेकिन वहां से बाहर ना आए। समायरा आरव के साथ बहस करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत अपना विंड पाथ एक्टिवेट किया और अंधेरे टनल के अंदर चली गई। इसके बाद आरव के पास समायरा के पीछे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर वो उसे अकेला तो छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वो भी टनल के अंदर चला गया।